उपयोगिता विश्लेषण को कंटिन्यू करते हुए अब इसको देखिए, इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि यूटिलिटी एनालिसिस जो है, उपयोगिता विश्लेषण, इसके संदर्भ में, इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। गणनावाचक दृष्टिकोण के जो समर्थक अर्थशास्त्री हैं, इस दृष्टिकोण के मानने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, वो एक तो गणितीय संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं और दूसरा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। मैथमेटिकल स्कूल और न्यू क्लासिकल स्कूल के जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इस गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। गणितीय संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से H.H. गोसेन, जो कि जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं, उसके अलावा जेवंस है, मेंजर है, वालरा है, और न्यू क्लासिकल या नवप्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों में मुख्य नाम है जो मार्शल, पिगू और कैनन के। इन अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी उपयोगिता मापनीय है, और उसे गणनावाचक संख्याओं में, जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याओं में उसे मापा जा सकता है। यानी कोई उपभोक्ता वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त कर सकता है। ये इन अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था। तो गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्री जब उपयोगिता को मापनीय मानते हैं और इसके आधार पर वो दो नियम देते हैं। एक तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। आगे चलकर हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों की। इन अर्थशास्त्रियों में एजवर्थ, परेटो, एलन, RGD एलन, JR हिक्स, सैमुअलसन, न्यूमैन, मॉर्गन और कई अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मुख्य अर्थशास्त्री ये हैं। इनका कहना था कि चूंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, तो ऐसे में उसका माप नहीं किया जा सकता। कोई उपभोक्ता केवल ये तो बता सकता है कि इसी वस्तु की इकाई से उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है दूसरे की बजाय, या दो वस्तुओं की उपयोगिताओं के संदर्भ में वो अपना एक क्रम दे सकता है कि इससे ज़्यादा, इससे कम उपयोगिता मिली, लेकिन वो उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में तो बिल्कुल नहीं माप सकता। एक तरह से गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना के रूप में क्रमवाचक दृष्टिकोण निकल के आता है। और चूंकि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता और उपभोक्ता केवल उपयोगिता की तुलना कर सकता है, एक क्रम में व्यवस्थित कर सकता है, तो इसलिए इसे क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा गया। अब क्रमवाचक दृष्टिकोण में उदासीनता वक्र विश्लेषण आता है। आगे चलकर इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। उदासीनता वक्रों की खोज का श्रेय है जो वो एजवर्थ को जाता है, और अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है ये उदासीनता वक्र। बहुत उपयोग हैं इनके, आगे चलकर हम ये सब विस्तार से देखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं गणनावाचक दृष्टिकोण की, और इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों ने जो है दो नियम दिए हैं। उनमें से पहला नियम हम देख रहे हैं यहाँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का उत्तरोत्तर उपभोग करता जाता है, तो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता, अर्थात सीमांत उपयोगिता, घटती जाती है।
इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थशास्त्र में इसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। इस चूंकि इस नियम को सबसे पहले जर्मनी के अर्थशास्त्री एच.एस. गोसेन ने दिया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है इसमें समझने का, बस इतना सा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब यह है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का जैसे जैसे उपभोग करता जाता है, उस वस्तु से उपयोगिता मिलती है, कुल उपयोगिता उसकी बढ़ती है, लेकिन वस्तु की अतिरिक्त इकाई से जो उसे उपयोगिता मिलेगी वो लगातार घटती जाती है। मतलब भाई सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे वस्तु की उपभोग की जाएंगी, वैसे वैसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे कि हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं, वो लगातार घटती जाएगी। ये बात कही जा रही है इसमें। तो इसे हम गोसन के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। अब नियम की मान्यताएं क्या हैं? देखिए, कोई भी नियम हो, चूंकि अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, तो ऐसे में और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो कुछ मान्यताओं पर ही आधारित होते हैं सभी नियम अर्थशास्त्र के। सबसे पहला तो आप ये ध्यान रहे, संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को ही विवेकशील मानते हुए चला जाता है। तो पहली मान्यता तो ये हो जाएगी कि उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरी ये कि वस्तु जो उपभोग की जा रही है, गुण और मात्रा में उसकी सभी इकाइयाँ एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। उपभोग की इकाई भी उपयुक्त होनी चाहिए। ये नहीं कि सब एक एक बूंद पानी पिएंगे या चाय की एक एक बूंद पिएंगे, चाय पिएंगे, तो ऐसे में फिर ये नियम है, जो नियम की मान्यता है ये कि भाई इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, तो मान्यता को हम तोड़ रहे होते हैं। और अगर एक एक बूंद पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी नहीं। भाई एक गिलास से हमें अगर संतुष्टि मिल रही है, तो दूसरे गिलास से एक पहले गिलास की तुलना में कम मिलेगी, स्वाभाविक है। अगर बहुत प्यासे हैं हम, तीसरा गिलास शायद हम पी भी नहीं पाए। इसी तरह से एक और मान्यता आप ले सकते हैं कि उपभोग में निरंतरता। ये नहीं कि साहब एक ही खाई तो अब खाई, एक दोपहर में खाई, एक शाम को काम में ली, तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। तो उपभोग में निरंतरता की मान्यता भी होती है। और दूसरा कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो इस नियम के ऊपर लागू होती हैं, और इन मान्यताओं के आधार पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। अब नियम को हम स्पष्ट करें। देखिए, कोई भी सिद्धांत होता है तो आप समझिए कि पहले तो सिद्धांत है क्या, फिर उसकी मान्यताएं क्या है, फिर उसका स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण भाषा रूप में भी हो सकता है। सामान्य रूप से हम अर्थशास्त्र में जो करते हैं भाषा रूप में करते हैं, उसको अगर गणितीय कोई तरीका है तो वो काम में लेते हैं, और डायग्रामेटिकल एक जो तरीका है उसको भी रेखाचित्र के माध्यम से भी हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी बात को कई तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। अदरवाइज तो नियम तो एक ही लाइन का है, लेकिन स्पष्टीकरण जब हम करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। भाई मान्यताएं, सीमाएं, ये सारी मिलके एक बड़ा हो जाता है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, एक दिन में केलों का उपभोग, या केलों का उपभोग ले लो आप, यहाँ से इससे भी काम चल जाएगा। एक सारणी बना रहा हूँ मैं, वही पिछला उदाहरण जो अभी लिया था, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। पहली केले के उपभोग से 12 इकाई के बराबर,
कुल उपयोगिता मिलती है। 2 केले अगर उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़कर 22 इकाई हो जाती है। 3 केलों के उपभोग से 30 इकाई, 4 से 36, 5 से 40, 6 से 40। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 40 और 6 से आप चाहो तो 40 बराबर करो, अदरवाइज कम कर दो तो भी चल जाता है। 6 से 40, 7 से 38 और 8 से 34 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ से निकालेंगे। मूल तो है कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता तो निकाली जाती है। तो पहली इकाई से, पहले केले से तो 12 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है, लेकिन दूसरे केले से सीमांत उपयोगिता जो मिलेगी 22 माइनस 12, 10 इकाई के बराबर। तीसरे केले से और कम मिलेगी। चौथे केले से 36, वो 6, 36 माइनस 30 बराबर 6। पाँचवें से 4, छठे से सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, कोई सीमांत उपयोगिता नहीं इसकी। और 7वें से ऋणात्मक, 8वें से भी ऋणात्मक, ऐसा ही हो रहा है ना। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे वस्तु का या केले का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं, केले की अधिक इकाइयों को जैसे जैसे हम उपभोग करते जाएंगे, वैसे वैसे केले से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। यही बात कही गई है। चाहो तो आप 0 तक रख लो, नीचे का हटा दो, तो भी इस नियम को हम समझा सकते हैं। अब ये जो संबंध है जो सारणी में दर्शाया है, इसी संबंध को हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। तो केलों का उपभोग x अक्ष पर और केलों से मिलने वाली कुल उपयोगिता y अक्ष पर जब हम निकालते हैं तो कुल उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है, TU, टोटल यूटिलिटी। और जब हम कुल उपयोगिता हमारी 40 है, जैसे 6 केलों के उपभोग से कुल उपयोगिता 40 हो जाती है, यानी अधिकतम हो गई। ठीक है ना। यहाँ सीमांत उपयोगिता आगे जाके हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सारणी में तो 0 हो गई। इसके अनुरूप, इस डायग्राम के अनुरूप जो सीमांत उपयोगिता वक्र है ये बनेगा। और अगर आप ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को समझाना चाह रहे हैं तो इस डायग्राम को ना भी बनाएं तो भी इससे समझा सकते हैं आप, लेकिन ये सारणी में तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए, सीमांत उपयोगिता हमने यहाँ y अक्ष पर ली है और केलों का उपभोग या केलों की मात्रा है जो x अक्ष पर ली है। जब हम पहला केला उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है ना। यहाँ मैंने 12 दिखा है, अदरवाइज 12 को यहाँ आप यहाँ दिखा सकते हैं और इसको ऊपर कहीं भी दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। असली बात तो ये है कि अगर इस रूप में दिखाओ तो फिर आपको ये 12 यहाँ नहीं दिखा के यहाँ दिखाओगे 12 को, यहाँ कोई एक बिंदु, ये ऊपर हो जाएगा। ये सतत लिया है मैंने, मतलब मिला दिया है, इसलिए ऐसा हो गया। तो लगातार घटता जा रहा है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यही तो कहा जा रहा है, यही तो नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते जाएंगे वैसे वैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई से, यानी एक और अधिक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे कि आपने सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित किया है, वो लगातार घटती जाएगी। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो गया। अब नियम की क्यों लागू होता है, पहली चीज तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने का कारण क्या है। तो देखो, इस नियम के लागू होने के 2 महत्वपूर्ण मुख्य कारण हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, किसी विशेष आवश्यकता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना संभव है। जो उसके पास संसाधन है उससे किसी एक विशेष आवश्यकता को पूर्णतया संतुष्ट किया जा सकता है। पहली तो कारण ये है। तो जैसे जैसे उसका उपभोग बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसकी संतुष्टि जो उसे मिलती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूर्ण रूप से वो तृप्त हो जाता है। दूसरी जो दूसरा कारण है कि जो वस्तुएं हैं वो परफेक्ट, पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं होती। वस्तुएं स्थानापन्न तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होती हैं। कि जैसे आप बात करें 2 बिस्किट के ब्रांड लेंगे तो उन दोनों में भी अंतर है।
आप चाय और कॉफ़ी, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लिया जा सके उस तरह की वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं हम। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी काम में ली जा सकती है, हैं? चीनी और गुड़ है। इसी तरह से आप अगर भोजन के रूप में बात करें तो अगर गेहूं का आटा नहीं है तो आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से तो स्थानापन्न नहीं है एक दूसरे से ये। चूंकि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड हैं, इसलिए ये नियम लागू होता है। अगर पूरी तरह से स्थानापन्न होती तो ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है। अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं, कहाँ ये लागू नहीं होता है। एक तो मधुर संगीत कि आदमी को जितना सुनता है उतना ही अच्छा लगता जाता है, उस पर नियम लागू नहीं होता है। कुछ दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं होती हैं, जैसे कई लोगों को टिकट संग्रह करने का शौक होता है, तो उनके लिए जो जैसे जैसे वो टिकट संग्रह करता जाता है वैसे वैसे उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है, सीमांत उपयोगिता उसकी घटती नहीं है। इसी तरह से एक कंजूस व्यक्ति है, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। कंजूस व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए तो जितना ज़्यादा धन आएगा वैसे उतना ही ज़्यादा उपयोगी उनको लगेगा, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। सामान्य रूप से कम पैसा होता है तो उपयोगिता अधिक होती है, लेकिन कंजूस व्यक्ति के लिए जितना धन उसके पास होगा उतनी ही उपयोगिता से मिलती है, संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ इसके नियम के अपवाद हो गए। अब ये नियम है जो ये कहाँ लागू होता है, इसके उपयोग कहाँ है, अर्थशास्त्र में क्या क्या उपयोग हैं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के बहुत महत्वपूर्ण उपयोगों के रूप में हम बात करें तो एक तो ये मांग का जो नियम है उसका आधार है। वास्तव में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से मांग का नियम निकलता है, आगे जाके हम देखेंगे। दूसरा एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स होता है, जल हीरा विरोधाभास की स्थिति होती है, उसकी व्याख्या में ये नियम काम में आता है। जल और हीरा जो होता है, डायमंड होता है, उसके विरोधाभास की व्याख्या इसी नियम के आधार पर की जाती है। अब कैसे मैं आपसे बात करूं, देखो इस बारे में तो आपको पता है कि पानी जो है बहुत उपयोगी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में जो अंतर है उसके रूप में भी इसको समझ सकते हैं। पानी बहुत उपयोगी है, बगैर पानी के जी नहीं सकते, लेकिन कीमत बहुत कम है। हीरा उपयोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सुंदरता, एक आभूषण के रूप में काम में लिया जाता है अगर देखें आम आदमी के लिए। वैसे तो औद्योगिक रूप से तो हीरे का उपयोग है जो कांच उद्योग में होता है, लेकिन सामान्य रूप से हीरे की उपयोगिता पानी की उपयोगिता से कम है। बावजूद इसके हीरा महंगा है और पानी सस्ता है। ऐसा क्यों? तो इस जो ये विरोधाभास है, इसका आधार, इसकी व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर की जाती है। कैसे? कि किसी भी वस्तु का जो विनिमय मूल्य है, उसकी वैल्यू है जो, उसका आधार सीमांत उपयोगिता है। पानी की कुल उपयोगिता तो बहुत अधिक है, लेकिन इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम है। और हीरा, इसकी कुल उपयोगिता कम है लेकिन सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। तो जो सीमांत उपयोगिता के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, चूंकि पानी की सीमांत उपयोगिता कम है इसलिए इसका मूल्य भी कम होता है, और हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है इसलिए इसका मूल्य भी अधिक होता है। तो वैल्यू इन यूज यानी उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर का आधार जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।